नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना कल की ही है। कल यानी संडे की, रविवार की। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर, थाना पनकी। पनकी का एक गांव है पतरसा। कल शाम को पतरसा गांव से लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि साहब यहाँ एक वकील साहब के चैम्बर के बाहर, जो उन्हीं के एक स्कूल के बगल के खाली प्लॉट में बना हुआ है, उस चैम्बर में आग लगी है, लेकिन उसके भीतर कोई आदमी चीख चिल्ला रहा है। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उस चिल्लाहट पर कतई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने कहा हम रास्ते में हैं, मुझे पता लग गया है कि किसी व्यक्ति के साथ वहां पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के मौके पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही भीतर जो व्यक्ति जलते समय चीख चिल्ला रहा था, उसके भाई और बाकी परिजन भी बदहवास से वहां पर पहुंचे। काफी भीड़ लग गई थी। पुलिस ने फौरन दरवाजा खोलकर या तोड़कर भीतर प्रवेश किया और देखा वहां एक व्यक्ति की ताजा जली हुई लाश पड़ी है। चारों तरफ आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, बुझवाया गया तो उसके भीतर एक लाश तुरंत मिल गई। मृतक के भाई अनुज ने बताया कि ये मेरे भाई हैं। इनका नाम दयाराम है और दयाराम कानपुर देहात के रसधान में ग्राम विकास इंटर कॉलेज में समाज शास्त्र के यानी सोशियोलॉजी के अध्यापक हैं। पुलिस ने पूछा आपको कैसे सूचना मिली, आप तो दूर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भाई ने ही टेलीफोन करके हमें ये सूचना दी थी कि मुझे एक कमरे में बंद करके जबरदस्ती मुझसे कुछ कागजों पे सिग्नेचर करवा रही है संगीता। पूछा गया यह संगीता कौन है। बताया गया कि मेरी पत्नी का नाम है, मतलब जो मृतक हैं उनकी पत्नी का नाम है। पुलिस को तब भी कुछ कम समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है कि मरने वाले ने कमरे के भीतर से टेलीफोन करके पुलिस और अपने परिजनों को भी ये बताया कि मेरे साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो जाएगी, ये जबरदस्ती मुझसे कुछ कागजों पे साइन करा रहे हैं, कुछ कागजों पे दस्तखत कराना चाहते हैं। ये भी बताया कि इनके साथ इनका वकील संजीव कुमार भी है। जब तक ये बात पुलिस को इसने पूरी बात ये बताई कि फौरन चले आइए वरना मेरी जान चली जाएगी, और अपने भाई को बताया कि फौरन चले आओ नहीं ये लोग मार डालेंगे। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है, माजरा क्या है। वकील, पत्नी, पति, आग, ये सब एक साथ ऐसा कैसे हो गया। लाश को फौरन पंचनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की कि आखिरकार बात क्या है। पता ये लगा कि फतेहपुर के देवरी जाफरगंज के रहने वाले 48 साल के दयाराम सोनकर टीचर थे। बहुत सादगी पसंद, सीधे साधे आदमी थे। स्कूल में बच्चे इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे।
ये राजधान के ग्राम विकास इंटर कॉलेज में सोशियोलॉजी के टीचर थे और इनकी शादी 2009 में फतेहपुर के भैंसौली बकेवर जहानाबाद की रहने वाली संगीता देवी से हुई थी। फिर लोगों ने ये भी बताया कि साहब संगीता देवी बहुत ही फैशन परस्त, आधुनिक और असामान्य कपड़े पहनने वाली, सज धज कर बाहर निकलने वाली महिला थी और उसके संबंध एक ढाबा संचालक पवन से थे, जो यहाँ चर्चाए आम है, जो यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। भाई ने बताया कि साहब बात कुछ इस तरह हुई कि 2009 की शादी थी, पढ़ाने वो यहीं रह के अपना पढ़ाते थे, पति पत्नी दोनों रहते थे। लेकिन 24 सितंबर 2023 को दयाराम ने पवन और अपनी पत्नी संगीता को अति आपत्तिजनक अवस्था में अपने घर में रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन पति पत्नी में मारपीट हुई। पवन ने भी दयाराम के साथ मारपीट की और वो दिन है और आज का दिन कि दयाराम कभी अपने घर पर नहीं गए। और अनुज ने ये बताया कि वो मेरी ससुराल जो सचेंडी के रायपुर में है, वो मेरे साथ मेरे ससुराल में रहा करते थे। लेकिन जो घटना उनके सामने दिखी, जो उनको दिखी, उनकी आंखों के सामने जो कुछ मिला, वो उसको भूल नहीं पा रहे थे। एक प्रार्थना पत्र बनाकर वो पुलिस कमिश्नर कानपुर के पास भी गए थे, थाने पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। स्कूल के जो वकील साहब हैं उनसे मिलकर अदालत में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। 156(3) में अपनी पत्नी और पवन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने के लिए कि ये लोग, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मारपीट की है और जिस तरह से मैंने इनको देखा है, अब इनके साथ रहने में मुझे जीवन का खतरा महसूस हो रहा है। अनुज ने पूरी बात तफसील से बताई, इसलिए कि इस 24 सितंबर 2023 के बाद से मां साहब दयाराम बहुत ही अपसेट थे और अपने भाई के साथ ही भाई की ससुराल में सचेंडी के रायपुर में रहा करते थे, इसलिए उसे डे टू डे की जानकारी थी उस समय। फिर उसने ये बताया, उसके भाई ने, कि आज सवेरे संगीता के वकील संजीव कुमार का फोन गया। उसने कहा कि मां साहब ऐसे तो मुकदमा लड़ते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, पैसा भी खर्च होगा और कितना लड़ेंगे, अभी लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, होना जाना कुछ नहीं है। मैंने संगीता से बात कर ली है, तुम मेरे यहां आ जाओ, मेरे ऑफिस में। स्कूल के बगल में एक खाली प्लॉट पर एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया था। चारों तरफ गार्डन, फूल पत्ती भी लगी थी, चार दीवारियां भी चारों तरफ थी, एक गेट भी था। लोगों ने बताया कि ये वकील साहब के अय्याशी का अड्डा था। परिवार यहाँ कभी नहीं रहा, परिवार उनका उनके घर पे रहता था, लेकिन ये अकेले यहाँ पर कभी इसके साथ कभी उसके साथ यही सब ड्रामा किया करते थे। उसी जगह के लिए दयाराम को संजीव ने बताया कि तुम यहाँ चले आओ, आज हम तुम्हारा समझौता करा देंगे। इस तरह के लड़ने झगड़ने, पुलिस, अदालत, कोर्ट से तुम्हारा कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। जितना फोन पर अनुज को दयाराम ने बताया कि ये सोच के वो यहाँ आ गए। यहाँ पहले से ही संगीता के वकील संजीव और संगीता का प्रेमी पवन, वो ढाबा संचालक, ये तीनों मौजूद थे। तीनों ने उसे कमरे के भीतर पहले बिठाया। फिर थोड़ी ही देर में पूरा माहौल
दयाराम की समझ में आ गया। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल समझौता नहीं हो पाएगा, अब मैं जा रहा हूं। फिर इन तीनों ने उसे जबरदस्ती ढकेल के उस कमरे के भीतर डाल दिया और ये कहा कि इन 4 कागजों पे सिग्नेचर कर दो। गिरफ्तार वकील संजीव के हिसाब से कागजों में ये कि मैं अपने जो मैंने मुकदमे लिखवाए हैं या एप्लीकेशन दी हैं वो सब मैं वापस करता हूं और स्वेच्छा से अपनी सैलरी का आधा संगीता को दे दूंगा। इस तरह के मजमून वाले 3-4 पहले से चिट्ठियां बनाई थीं जिस पर उसे सिग्नेचर करने के लिए कह रहे थे। दयाराम ने साफ मना कर दिया। उसके बाद तुरंत उस पूरे कमरे में चारों तरफ मिट्टी का तेल और पेट्रोल एक पीपे वकील और संगीता ने डाल दिया और कहा कि अब भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम इस पर सिग्नेचर कर दोगे तो जान बच जाएगी, वरना एक चैम्बर का छोटा सा कमरा है, अभी इसमें जैसे ही हम दिया सलाई लगाएंगे तुम इसके सहित भस्म हो जाओगे। दयाराम ने कहा, मैं कतई सिग्नेचर नहीं करूंगा। इतना कहते ही संगीता और वकील ने दोनों ने माचिस की तीली जलाकर कमरे में फेंक दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और लगभग इसी समय में जब तक धुएं से उसकी आंखें बंद नहीं हो गई दयाराम की, तभी उसने पुलिस और अपने भाई को फोन किया था। क्योंकि बातचीत करते समय दिमाग इन लोगों ने पूरा लगाया था, लेकिन उसके फोन के बारे में उससे कोई जानकारी नहीं ली थी और यही वजह है कि पुलिस और इसके घर वाले दोनों लगभग एक ही समय में आग जलते समय वो लोग वहां से मौके पर पहुंच गए थे। पड़ोसी बताते हैं कि वो भीतर चीखता रहा, बाहर संगीता हंसती रही, जोर जोर से खिलखिला खिलखिला के हंसती रही कि अब पता लगेगा। साथ में पवन और वकील संजीव भी खड़े थे, ऐसा जो चश्मदीद गवाह हैं उनके बयानों में आया है। जब तक पुलिस पहुंचती, दरवाजा तोड़ के भीतर जाती, तब तक दयाराम का पूरा शरीर जल चुका था। गंभीर घटना थी, एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया था। तो पनकी थाने की पुलिस ने बताया कि साहब इसी व्यक्ति ने टेलीफोन करके सूचना दी थी, ये जल गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो पनकी के एसीपी टीबी सिंह, एडीसीपी आकाश पटेल और डीसीपी पनकी विजय ढुल, ये सभी मौके पर पहुंच गए, एक एक करके सब पहुंच गए। पूरी फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच, सब कुछ वहां पर मौके पर थोड़ी देर में धड़ाधड़ आ गए। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक एविडेंस, ये सब मौके से ले लिए गए और तब तक संगीता, संजीव वकील और पवन मौके से भाग चुके थे। पुलिस देखा और मौके से गायब हो गए। लेकिन कल शाम तक ही वकील संजीव को पुलिस ने घेर घार के गिरफ्तार कर लिया। संजीव से प्राइमा फेसी जो इंफॉर्मेशन मिली, शेयर की, वही आज के अखबारों में आई है, लोगों ने बताया है। अभी डिटेल इसकी इंटरोगेशन संगीता और पवन के मिलने पर या उनके पकड़े जाने पर होनी है। बहरहाल एक सीधे साधे सच्चे टीचर का ऐसा दुखद अंत उसकी पत्नी, प्रेमी और दूसरे प्रेमी वकील की मौजूदगी में या उनके हाथों से हो गया। बहरहाल आगे का आगे की जो जांच है या विवेचना है उस पर सबकी नज़र रहेगी। हम भी उस पर नज़र रखते हैं और हम आपको इसके जो नए अपडेट आएंगे
वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये लोगों ने जो बताया कि साहब इसका स्कूल है, स्कूल के बगल में किसी का प्लॉट है, प्लॉट को घेर के खूब फूल पत्ती लगा के कमरा उसने ये कह के कि ये हमारा चैम्बर है। वकीलों के चैम्बर कई जगह होते हैं। एक तो चैम्बर के लिए मारा मारी होती है कोर्ट कैंपस के भीतर, फिर कोर्ट के एकदम आसपास एक चैम्बर होना चाहिए, एक घर पे, और एक भीड़ से दूर अपना काम तन्मयता से करने के लिए कहीं फार्म हाउस टाइप की जगह या कहीं दूर पर एक चैम्बर अलग भी होता है बड़े वकील का, जहां वो अकेला रह सके, जहां वो डिक्टेट करके रिट पिटीशन अपनी तैयार करा सके। लोगों के बताने के हिसाब से वो चैम्बर था जहां पर बुलवाकर उसे भीतर करके और जिंदा जला दिया गया। आज की घटना देखिए, संगीता का ये कृत्य कितना अमानुषिक और विभत्स था कि आप सोच कर भी आपका दिमाग घूम जाएगा, सिर चकरा जाएगा। पति टीचर था, इंटर कॉलेज में टीचर था, सम्मानजनक समाज में उसके सम्मान का पद था, अच्छी सैलरी थी। लेकिन ये महिला, इधर वो स्कूल गए, उधर वो पवन के पास, फिर पवन इसको साथ में लेके घूमने लगा, शॉपिंग कराने लगा, पिक्चर दिखाने लगा, और शाम को दयाराम के आने से पहले अपने घर में संगीता स्थापित हो जाती थी। वहाँ भी लोगों ने बताया कि फैशन परस्त थी, अच्छे और आधुनिक कपड़े पहनने की आदी थी, पूरी साज सज्जा के साथ ही ये बाहर निकलती थी। बड़ा नेचुरल है, इसके लिए पैसा लगता होगा, और ये पैसा वो दयाराम से ही लेती थी, यानी उसके सारे नखड़ों का खर्च भी दयाराम उठाते थे। बकौल उसके भाई अनुज के, मृतक के भाई अनुज के, की सैलरी का आधे से ज़्यादा पैसा ये किसी न किसी बहाने दयाराम से ले लिया करती है। जबकि सामान्य रूप से ऐसा लगता है या ऐसा माना जाता है कि पवन इसके ऊपर पैसा खर्च करता रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि पवन ही कभी कभार संगीता से पैसे ले लिया करता था। 24 दिसंबर 2023 तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, और इधर वो अपने में खुश थे दयाराम। सुबह जाते समय नाश्ता मिल जाता था, लौट के आते थे बढ़िया खाना मिल जाता था, बातचीत करते थे, सो जाते थे। संगीता अलग खुश कि ये उधर गए, इधर चमन में बहार आई। वो अपनी रंगरेलियों में खुश, न इनके काम में उनका दखल, न उनके काम में उनका दखल, दोनों बिल्कुल खुश। लेकिन जैसा मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इस तरह के संबंध बहुत दिनों तक नहीं छिपते, चाहे मोहल्ले में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं आने जाने में हो, बहुत लंबे समय तक ये संबंध नहीं छिपते। अच्छा, न छिपने का कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने से ज़्यादा दूसरे के जाति जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पड़ोसी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने बॉस से रिलेटेड हो, चाहे अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो। उनका दूसरों के जाति जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो आंखें गड़ाए रहते हैं। पता नहीं क्या मिलता है ऐसे लोगों को, या उनको लगता है कि हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, ये देखिए ये बाहर इसके चमन में बाहर ही बाहर है, इस कुढ़न में करते हों। बहरहाल ये रोज रोज का पवन का आना जाना, संगीता का निकलना, घूमना, वापस आना, ये कुछ लोगों की नज़रों में खटक रहा था। कुछ स्कूल के टीचर्स भी थे, उनको भी खटक रहा था। कुछ लड़के भी थे जो वहीं से होकर जिनका स्कूल कॉलेज आना जाना था, उनको भी खटक रहा था। बहरहाल जो होना था वही हुआ। धीरे धीरे ये बात दयाराम के कान में भी पहुंची। पहले तो दयाराम ने इसको ये कह के खारिज कर दिया कि ये दुश्मनों की फैलाई हुई अफवाहें हैं, लेकिन
जब कई कॉर्नर से ये बात आई तो उन्होंने भी फैसला किया दयाराम ने कि हम पहले इसकी सच्चाई जांच लें। और कई दिन तक वो घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए निकलते थे, लेकिन थोड़ी दूर पर जो चाय की दुकान है उस पर बैठ जाते थे या किसी सार्वजनिक स्थान पर जहाँ और लोग होते थे वहाँ बैठ जाते थे। नज़रें उनकी पवन के आने जाने या अपनी पत्नी के निकलने भीतर जाने पर लगी रहती थी। और 24 सितंबर 2023 को पवन जैसे ही दयाराम की नामौजूदगी में या गैर मौजूदगी में घर में घुसा जिसमें संगीता अकेली थी, थोड़ी ही देर बाद गुस्से में दयाराम भी उन्होंने भी अपने घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। और घर का दरवाज़ा खटखटाते ही पवन ने भागने की कोशिश की। उनकी पत्नी वो अपना बचाव करती रही। दोनों में कहा सुनी हुई मारपीट हुई। पवन को दयाराम ने 2-4 थप्पड़ लगाए। पवन और संगीता ने मिलके दयाराम की पिटाई कर दी। दयाराम उस वक्त वहाँ से निकले और सीधे अपने भाई अनुज के पास गए। अनुज उन दिनों सिचंडी के रायपुर में अपने ससुराल में रहता था, लिहाजा वहीं रुक गए और दोबारा कभी अपने घर नहीं गए। बहुत आहत थे दयाराम, बहुत परेशान थे दयाराम। दयाराम ने फौरन अगले ही दिन थाना पुलिस शुरू कर दिया कि मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे बेइज्जत किया गया और मेरी अनुपस्थिति में मेरे पत्नी और फलाने के नाजायज जो संबंध थे उसकी वजह से मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना वकील किया। वकील से फिर वो अदालत में एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ FIR करने की। अच्छा, उसके अलग रहने से क्या हुआ, संगीता को जो रोज़ रोज़ पैसा मांग लेती थी, वो निकाल लेती थी, वो धमका के ले लेती थी, वो पैसे की आमद बंद हो गई। जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो भी बंद हो गए। अब उसको अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। उसने पवन से कहा कि भाई कुछ पैसे अभी उधार दे दो, कुछ दिन में जब बात बन जाएगी तो मैं वापस कर लूँगी। पवन उसको फ्री में खाने की आदत जिसे कहते हैं, उसने भी टहला दिया कि तुम परेशान मत हो, संजीव मेरे दोस्त हैं और बड़े काबिल वकील हैं, मैं उनसे बात करके तुम्हारी बात करा के अदालत से आदेश करा दूंगा कि आधी तनख्वाह तुमको मिलने लगेगी और तुम आराम से जहाँ पे हो वहाँ बनी रहो, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पूछताछ से ये लगा कि इस प्रोसेस में भी 3-4 महीने लगेंगे। संगीता को पैसे की जल्दी थी। उसने एक दिन संजीव से उनकी मुलाकात हो गई। पवन ने उसकी मुलाकात कर दी। पवन ने जानबूझ के जो मुलाकात कराई, इसलिए नहीं कि इसका अदालत से कोई लाभ हो जाए, इसलिए कि संजीव के बारे में वो अच्छी तरह जानता था। एक दिन इसी मुलाकात के दरमियान बातचीत में संगीता ने उससे पूछा कि अगर दयाराम मर जाए तो इसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और जो इकट्ठा पैसा मिलता है वो ये किसको मिलेगा। संजीव यानी वकील ने कह दिया तुमको मिलेगा, और किसको मिलेगा। बस यहीं से उसके दिमाग में ये बात घूम गई कि अब इसे अपने रास्ते से हटाना है, तभी हमारी रोज़ रोज़ की ज़रूरत पूरी हो पाएगी। प्लान तैयार कर लिया। संगीता को उसी समय ये लगने लगा कि पवन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, उससे ज़्यादा काम के तो हमारे वकील साहब हैं। प्लॉट उनका एक अलग से कोने में एकांत में निर्वात में बना ही था, इसी काम के लिए बना था। लिहाजा वकील साहब वहीं लीगल राय देने के लिए बुलाते रहे और संगीता लीगल राय लेने के लिए वहीं जाती रही। और इसी प्रोसेस में उन्होंने कहा कि अब उसको यहाँ बुलवा लीजिए, धमकाइए, उससे लिखवा लीजिए, एक एफिडेविट पे साइन करा लीजिए, पहले से एफिडेविट बनवाइए कि आधा पैसा वो हमको दिया करे। पूरा प्लान तैयार हो गया और
इसी चैम्बर में, जिस चैम्बर में वकील साहब अपनी लीगल राय देते रहे, संगीता उनसे लीगल राय लेती रहीं, वहीं पर दयाराम को बुलाने का प्लान हुआ और फिर फाइनली वहीं पर प्लान एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें दयाराम जिंदा जलाए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि संगीता जब अपने पति की नहीं हुई, जो उसके लिए अपनी तनख्वाह न्यौछावर कर देता था, कभी कुछ बोलता नहीं था, तो वो किसी और की कैसे हो सकती थी? चाहे वो पवन हो, चाहे संजीव हो, और सारे प्रेमियों को एक साथ लेकर डूबी उसी गाने की तर्ज पे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसी बेवफाई संगीता जैसी महिला ही कर सकती है। सबके बस का नहीं है ये, कि जो, इसीलिए मैं ये कहूँगा आज कि जो आँख खोलकर जिंदगी बसर नहीं करता, उसको हर कदम पर बेवफा मिलते हैं। इसलिए आप जैसी भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कृपा करके आँख खोलकर, अगल बगल नज़र दौड़ाकर, दूर तक देखकर, नज़दीक की देखकर, तब इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी बसर करिए, वरना आप आगे बढ़ेंगे, बेवफाओं की फ़ौज आपके सामने खड़ी होगी। देखिए, आज एक बहुत मशहूर गाना हम लोगों के ज़माने का राजेश खन्ना और शबाना आज़मी ने पर्दे पर गाया था, गुलजार का लिखा हुआ गाना, किशोर कुमार और लता दीदी का है। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। थोड़ी सी, बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है। नए ज़माने के, नई उम्र के लोगों ने, लड़कों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आज के जो गाने हर दिन 10 निकल रहे हैं, इनके शोर के पीछे पुराने मतलब वाले गाने, जिनका कोई मीनिंग होता था, कौन सुनता है उसको। बहरहाल, मैं इसका लिंक आपको कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, आप इसे सुनिएगा और तब विचार करिएगा कि अगर आप आंखें खोलकर ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आपको हर कदम पर बेवफा मिलेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।